उम्मीदों का बजट कल संसद में पेश होगा। आम बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी और पूरे देश की निगाहें बजट घोषणाओं पर हैं। उद्योग व्यापार जगत को बजट से काफी उम्मीदें हैं। कोरोना काल में बजट पर सबकी नजर है। कोरोना के कारण सबसे ज्यादा व्यापार प्रभावित हुआ है। रियल एस्टेट, पर्यटन अभी भी ठप है और सरकार से बजट में राहत पैकेज की उम्मीद है। अलग अलग सेक्टर्स के लिए हो सकती हैं घोषणाएं। साथ ही बजट से उम्मीदों पर A1 टीवी की खास पेशकश। तो कल बजट पेश होगा और कोरोना काल के बाद अब जब स्थिति नियंत्रण में आने लगी है तो ऐसे में बजट से काफी सारी उम्मीदें हैं सभी की। कोरोना काल में आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ा और ऐसे में अब क्या बजट लेकर आएगा, क्या कुछ राहत होगी, क्या बढ़ती हुई महंगाइयों पर ब्रेक लगेगा, ये तमाम बातें देखने वाली हैं। कल बजट पेश होगा और ऐसे में काफी अहम कल का दिन और सभी की निगाहें बजट पर टिकी हैं। चलिए और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी बीके शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो व्यापारियों से और उद्यमियों से बात करेंगे क्योंकि बजट कल आने वाला है और ऐसे में क्या कुछ खास रहने वाला है, क्या कुछ उम्मीदें लोगों की भी हैं। मनीषा, ये बजट इसलिए महत्वपूर्ण है कि कोरोना महामारी, जो शायद इस तरह सदियों में इस तरह की महामारी या इस तरह की विपदा लोग देखते हैं, इसके बाद ये बजट आने वाला है। और इस महामारी ने क्योंकि उद्योग और व्यापार को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है, इसलिए इस समय सरकार की ज्यादा जिम्मेदारी बनती है कि किस तरह से लोगों को, व्यापारियों को, आम उपभोक्ताओं को इस महामारी के बाद जो इसका असर है उससे निजात दिलाए। तो इसलिए आम जन के साथ उद्योग और व्यापार सभी की निगाहें इस बजट पर हैं। और हमारे पास अभी कैट का एक मंडल है, क्योंकि यहाँ आज राज्य स्तरीय अधिवेशन था, तो इस मौके पर कैट के राष्ट्रीय स्तर के नेता भी आए हुए हैं। साथ ही यहाँ प्रदेश स्तर की जो इकाई है और जिलों से भी यहाँ लोग आए हुए हैं। तो एक बेहतरीन अवसर था कि इसका हम भी लाभ उठाएं और इस पर बातचीत करने के लिए, क्योंकि कल देश का बजट है और सभी अलग अलग सेक्टर के उद्योग और व्यापार के क्षेत्र के यहाँ प्रतिनिधि हैं, तो इसका एक बेहतरीन मौका भी है हमारे साथ। और इसी की शुरुआत जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं कैट के, उनसे करते हैं। प्रवीण जी, क्योंकि आप काफी करीब रहे हैं सरकार के और क्योंकि पॉलिसी मेकिंग में आपकी सलाह ली जाती रही है, तो ये बजट बहुत महत्वपूर्ण है वर्तमान परिस्थितियों में। तो क्या बजट होना चाहिए, क्या अपेक्षाएं हैं? देखिए, व्यापार और उद्योग कोरोना के दौरान जो पैकेज दिए गए उसमें व्यापारी को 1 रुपया भी नहीं मिला। इसलिए पूरे देश के 8.5 करोड़ व्यापारियों की उम्मीदें कल के बजट पर टिकी है और हमें उम्मीद है कि कल बजट में निश्चित रूप से देश के रिटेल व्यापार को सरकार प्राथमिकता पर रखेगी और उसके अनुसार उसमें ऐसे घोषणाएं की जाएंगी जिससे देश का जो वर्तमान व्यापार है वो कहीं ना कहीं तेजी के साथ बढ़ सके। उस बात को ध्यान में रखते हुए हमने जो सुझाव केंद्रीय वित्त मंत्री को दिए हैं, उसमें हमारा सुझाव एक तो ये था कि कोरोना के कारण से अब जब व्यापार खुले हैं तो व्यापारियों के पास व्यापार करने के लिए पैसा नहीं है, बैंक पैसे दे नहीं रहे हैं, लिहाजा और सरकार ने अपने आर्थिक पैकेज में 1 रुपया भी हमको नहीं दिया। तो बजट में व्यापारियों के लिए एक ऐसी अल्टरनेट फाइनेंशियल मैकेनिज्म डिक्लेयर होना चाहिए जिसके अंतर्गत बैंक और जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो व्यापारियों को कम ब्याज दर पर और आसानी से लोन मुहैया कराएं, जिससे कि जो व्यापार में इस समय कैपिटल की प्रॉब्लम है वो कैपिटल लिक्विडेशन बहुत तेजी के साथ में होना चाहिए। दूसरा, हमने सरकार को ये कहा है
कि नेशनल ट्रेड पॉलिसी फॉर रिटेल ट्रेड, जो काफी लंबे समय से मामला पड़ा हुआ है, इस बजट में उसकी घोषणा हो कि वो तुरंत से हो। ई कॉमर्स व्यापार पर एक पॉलिसी की घोषणा हो। इसके अलावा हमने ये कहा है कि जैसे बहुत साल पहले देश में एक वॉलंटरी डिस्क्लोजर स्कीम शुरू की गई थी, इस बजट में भी एक वॉलंटरी डिस्क्लोजर स्कीम की घोषणा हो और उस घोषणा में जो भी व्यक्ति अगर उन्होंने अब तक कुछ भी किया हो, यह एक मौका है उन लोगों के लिए जो अब अभी तक देश की मुख्य धारा से नहीं जुड़े हैं। हम उनको देश की मुख्य धारा से जोड़ना चाहते हैं। उनके पास जिस किसी भी रास्ते से, इल्लीगल रास्ता ना हो, अगर कोई भी पैरेलल धन आया है तो उनको एक मौका दिया जाना चाहिए कि वो पैरेलल धन को वो उसमें जमा करा दें और सरकार को यह आश्वासन देना पड़ेगा कि जो भी ऐसा धन आएगा उसके बारे में कोई पूछताछ नहीं होगी। अगर सरकार ऐसी वॉलंटरी डिस्क्लोजर स्कीम लाती है तो हमारा यह मानना है कि इससे सरकार के प्रति व्यापारियों में और अन्य वर्गों के लोगों में आत्मविश्वास बढ़ेगा और सरकार को भी धन के रूप में वो जो धन आज हिंदुस्तान में काम नहीं आ पा रहा है, हमारी जीडीपी में उसकी कैलकुलेशन नहीं होती है, अगर ऐसी कोई योजना आती है तो बहुत बड़ी मात्रा में जो पैरेलल इकोनॉमी में जो भी लोग हैं, चाहे वो उद्योगपति हो या व्यापारी हो या ट्रांसपोर्टर से कोई भी हो, तो उनको एक मौका मिलेगा, वो इसके अंदर आ पाएंगे। तो ऐसे जी और बातचीत करेंगे हमारे साथ कैट के प्रदेश अध्यक्ष है सुभाष जी। क्या उम्मीद करते हैं सुभाष जी? हमको पूरी उम्मीद है कि इस बार बजट में सभी व्यापारियों को, जिसमें हमारे छोटे व्यापारियों को विशेष सरकार से रियायत मिलेगी, साथ ही बड़े में भी अगर 5 करोड़ से अधिक की जिनकी टर्नओवर है उनको भी तिमाही रिटर्न के साथ में हमको किया जाना चाहिए और इसमें तिमाही रिटर्न सबकी हो जानी चाहिए, जिससे कि हमारे जो व्यापार में अनावश्यक जो परेशानी आती है रिटर्न पेश करने में, उसमें भी हमको पूरा लाभ मिलना चाहिए। सरकार से पूरी अपेक्षा है कि इस बार जो कोरोना की वजह से व्यापार प्रभावित हुआ है उनको निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सरकार राहत देगी और जैसा कि प्रवीण जी ने काफी हम लोगों ने केट के माध्यम से जो सुझाव भेजे उनमें हमको पूरी उम्मीद है कि इस बार केंद्र सरकार द्वारा हमको पूरी राहत मिलेगी। सुरेंद्र जी, टेक्सटाइल और गारमेंट इंडस्ट्री से भी जुड़े हैं, क्या उम्मीद करते हैं इस बजट से? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि 10 माह के कोरोना काल में व्यापारियों ने बहुत ताकत के साथ लोगों की सेवा की है, सबको अपनी खाद्य सामग्रियां उपलब्ध करवाई है, सबको साधन उपलब्ध करवाए हैं, खुद का घाटा सहन करके भी सारे कर्मचारियों को वेतन दिया है। तो अब देश का दायित्व है, सरकार का दायित्व है कि व्यापारियों के लिए कुछ ऐसे कदम उठाए। इस समय टेक्सटाइल इंडस्ट्री को देखें तो पूरे हिंदुस्तान में टेक्सटाइल इंडस्ट्री बड़े संघर्ष के दौर से गुजर रही है, तो इस पर कुछ ना कुछ राहत की हम उम्मीद करते हैं सरकार से। भूपेंद्र जी, क्या कहेंगे, कैसा होना चाहिए बजट? भारत की इकोनॉमी का सबसे बड़ा जो आधार स्तंभ है वो है एमएसएमई, छोटे मझले लघु कारोबारी। हम चाहते हैं कि बैंकिंग के माध्यम से उनको कम ब्याज दर पर कुछ ना कुछ आर्थिक पैकेज, कुछ ना कुछ लोन की व्यवस्था हमारी केंद्रीय वित्त मंत्री को करना चाहिए बजट में। आत्मनिर्भर भारत में भी एमएसएमई पर अगर जोर नहीं देंगे तो शायद वो सफल नहीं हो पाएगा। नाग साहब, क्या कहेंगे, कैसा होना चाहिए बजट? देखिए, बजट का प्रारूप हमारे राष्ट्रीय महामंत्री ने आपसे काफी विस्तार में डिस्कस किया ही है और हर व्यापारी की एक ही आवाज है कि जो स्थिति आज हम झेल रहे हैं और जिस स्थिति से हम लोग गुजर रहे हैं, हमारी सरकार से ये अपेक्षा है कि बजट सरल हो और व्यापार के दृष्टिकोण से व्यापारियों के लिए बहुत सकारात्मक रूप से आए। इसी आधार पर हम इसको वॉच कर रहे हैं। सीमा जी, आप तो विभिन्न एक बहुत बड़े समूह है, उसको भी आधी आबादी को आप रिप्रेजेंट करती हैं, साथ ही एंटरप्रेन्योर भी हैं। कैसा होना चाहिए महिलाओं के लिए बजट? हमारी वित्त मंत्री महिला है तो मैं तो उनसे ये निवेदन करूंगी कि इस बार का बजट जो हो वो व्यापारियों के साथ साथ महिला व्यापारी जो हैं उन पे केंद्रित हो, क्योंकि आज की महिला व्यापारी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में जाती है, क्योंकि उसको फाइनेंस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, चाहे वो अच्छे घर से हो और चाहे वो निम्न स्तर से हो। तो मेरी तो ये रिक्वेस्ट रहेगी वित्त मंत्री जी से कि निम्न स्तर की महिलाओं को इस बजट में उठा करके उन्हें फाइनेंस देकर के एमएसएमई से पूरा अच्छे से जोड़ के और फाइनेंस देके उन्हें उच्च मध्यम स्तर तक लाया जाए ताकि एक निम्न स्तर खत्म हो सके। तो यहाँ पर और भी महिला प्रतिनिधि हैं, क्योंकि महिला वित्त मंत्री है, इसलिए उनकी राय जानना बहुत जरूरी है। बहुत सारे यहाँ एंटरप्रेन्योर हैं, इनसे जानेंगे। आप बताइए क्या होना चाहिए इस बार बजट में? 5 लाख रुपए जी, 5 लाख रुपए तक का होना चाहिए सर।
इनकम टैक्स में जो छूट है वो 5 लाख तक होनी चाहिए। आप बताइए मैडम। हम सब हर साल बजट का वेट करते हैं, इस साल भी यही है, बजट का वेट कर रहे हैं, बिकॉज 2020 तो सबके मन से, सबके जहन से डिलीट हो चुका है। मैं एक बिजनेस वुमेन हूं, तो मैं यही चाहूंगी कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को सपोर्ट मिले गवर्नमेंट से एंड ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए। अगर सपोर्ट भी करती है तो अवेयरनेस नहीं होती कि क्या क्या गवर्नमेंट के सपोर्ट सिस्टम्स हैं, तो ये ऑर्गेनाइजेशन बना के बताया जाए कि हम कैसे अपनी बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। महिलाओं में उद्यमिता बढ़ाने के लिए सरकार का सपोर्ट जरूरी है। आप बताइए क्या उम्मीद करते हैं महिला वित्त मंत्री से? क्योंकि अभी बात हो रही है कि लोन, और हम जब महिलाओं के उद्योग बढ़ाने की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि जो लोन खत्म कर दिए गए हैं या रोक दिए गए हैं उनको दोबारा से स्टार्ट करना चाहिए, ताकि लोन प्रक्रिया को सरल बनाकर और उस मेन स्ट्रीम में वापस से लोगों को लाया जा सके। लोन की प्रक्रिया यानी महिला जो रोजगार उद्यमी हैं उनको अगर आसानी से लोन मिल पाए तो बेहतर होगा। आप क्या जानती हैं, क्या मानती हैं, क्या होना चाहिए बजट में? जैसा कि आत्मनिर्भर भारत, तो आत्मनिर्भर भारत यानी कि बच्चे से लेके बड़ा तक आत्मनिर्भर बने, उसके लिए जरूरत पड़ती है पैसे की। योजनाएं बहुत आती हैं लेकिन योजनाएं साकार नहीं हो पाती हैं। कभी योजनाओं का लोगों को मालूम नहीं होता और कभी वो वहीं थैले में, ठंडे थैले में चली जाती हैं। तो ऐसा सिस्टम ना हो। और इस समय कोरोना को लेके बड़े से बड़ा व्यापारी और छोटे से छोटा इंसान बहुत परेशान रहा, बहुत लोगों की नौकरियां भी गई। उन्होंने नए सिरे से, नए अंदाज से फिर से खड़े होने की कोशिश की है, तो उसमें मैं चाहती हूँ कि वित्त मंत्री इसमें जरूर सहयोग करें। अगर ये सहयोग करेंगे तो एक नया भारत हम अपना डेवलप कर सकते हैं। योजनाओं में पारदर्शिता हो और इजी, अब आसानी से लोग वहां तक पहुंच सके। आप बताइए। सेम कॉन्सेप्ट है, जो लोन की वजह से प्रॉब्लम्स आती है, मतलब जो इवन इन मतलब जो इतने सक्षम नहीं है और उनको लोन की प्रॉब्लम आती है, तो जो मतलब गवर्नमेंट नहीं कर पा रही है उसको मिलना चाहिए। आप बताइए। ऑफकोर्स लोन तो है, क्योंकि कोरोना काल में बिजनेस का टर्नओवर ही नहीं हुआ, सेल ही नहीं हुआ कुछ, तो और जो सैलरी कंटिन्यू एम्प्लॉयज को देते रहे, बिजली के बिल भरते रहे, टेलीफोन के बिल भरते रहे, तो वो हमारी कैपिटल तो खत्म हो गई डेली के रूटीन के खर्चे में। तो रूटीन के खर्चे के बाद में आते हैं मुद्रा लोन, वो जो गवर्नमेंट दे ही नहीं रही है, स्कीमें निकालती है लेकिन जब प्रैक्टिकल फील्ड पे जाते हैं तो वो लोन मिलता नहीं है। उसके लिए वित्त मंत्री जी को चाहिए कि स्ट्रिक्ट रूल बनाए और वो सारे व्यापारियों को पहुंचे। स्पेशली लेडीज के लिए गवर्नमेंट को गवर्नमेंट टेंडरिंग में स्पेस देना चाहिए, कुछ परसेंटेज फिक्स हो कि पर्टिकुलर शहर में गवर्नमेंट की इतनी टेंडरिंग होगी तो ये स्पेशली महिला विंग हो जाएगी। तो एक बहुत अच्छा कंसेप्ट होगा और लेडीज आगे बढ़ पाएंगे। थैंक यू। तो ये बहुत अच्छी बात ये है कि लोन को आसान बनाने की मांग की है ज्यादातर महिला उद्यमियों ने, और लोन का मतलब ये है कि ये जो सरकार उन्हें फंड प्रोवाइड कराएगी उसे ये वापस देना चाहते हैं, यानी ये मुफ्त में कुछ नहीं लेना चाहते। जो आज की राजनीति में मुफ्त में ज्यादा लेने की या सरकार की ओर से वोट बैंक के लिए कोशिशें की जाती हैं कि मुफ्त में इस तरह की चीजें घोषणाएं की जाती हैं, उनको इस तरह की बातें होती है, लेकिन यहाँ ये नहीं चाहते। और भी यहाँ पर उद्यमी हैं जिनसे बात करेंगे और इनसे जानना चाहेंगे कि किस तरह का ये बजट होना चाहिए। आपसे शुरुआत करते हैं, क्या होना चाहिए बजट का? हमारे को उम्मीद है कि बहुत कुछ अच्छा बजट होना चाहिए, लेकिन जो इन्होंने रेडीमेड गारमेंट्स के ऊपर 1000 रुपए के ऊपर 12% सीधा टैक्स लगा दिया, इसके लिए हमने पहले भी 3-4 दफे लिख के दिया हुआ है कि साहब आप 900 रुपए का खरीदेगा तो 1200 में बेचेगा तो उसमें 7% का हमको सीधा लॉस होता है जीएसटी का। उसी तरह से निटिंग यार्ड के ऊपर इन्होंने पहले 2% था, उसको बढ़ा के सीधा 12% कर दिया, जबकि निटिंग यार्ड सारा महिलाओं के उद्योग के अंदर काम में आता है, महिलाएं अपने उसके अंदर काम में लेती है। ये महिलाओं को प्रोत्साहन देने के लिए निटिंग यार्ड के ऊपर इनको पहले भी लिखा है कि साहब ये 2% का था, इसको 12% कैसे कर दिया, उन्होंने 12% कर दिया। इस तरह से कई चीजों में इन्होंने टैक्सेस के अंदर किया हुआ है, तो हम चाहेंगे कि जीएसटी के ऊपर दोबारा से सर्वेक्षण करके उसको जीएसटी में कम किया जाए इसको। आप सर बताइए क्या होना चाहिए इस बार बजट में? बजट व्यापारियों के हित में होना चाहिए। व्यापारी काफी परेशान है 2020 में, उनके हित में होना चाहिए। सर क्या कहेंगे? मेरा ये मानना है कि जब तक रिटेल व्यापार को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा, क्योंकि हमारा जो गली गूचे का जो व्यापारी था वो बेचारा व्यापार से हट गया है। ये जितने भी बड़े हमारे मॉल्स वगैरह हैं या ऑनलाइन सेगमेंट है, इन्होंने इन व्यापारियों को निगल लिया है। तो हम सरकार से ये अपेक्षा करते हैं कि
उन छोटे व्यापारियों का ध्यान रखे। क्योंकि मैं जेमन ज्वेलरी व्यापार से हूं और बहुत सी संस्थाओं से जुड़ा हूं। मेरा तो जेमन ज्वेलरी के लिए भी है कि सबसे अंतिम चीज जेमन ज्वेलरी आती है। तो इस इंडस्ट्री में भी बहुत बड़ा एक लॉस देखने को मिला है। तो जीएसटी के अंदर मैं चाहता हूं कि बुलियन और ज्वेलरी सेगमेंट जो है उसको 1% पे लाया जाए, और जो हमारा इंपोर्ट का सेगमेंट है, इंपोर्ट की ड्यूटी को जब तक ये कम नहीं करेंगे तब तक अनलीगल जो माल आ रहा है उसका हमें खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जयपुर एयरपोर्ट पर भी करीब 40 किलो सोना अभी यहाँ तस्करी से लाया गया है। पिछले कोविड काल के दौरान ही बात करें तो इनका एक बड़ा मुद्दा ये हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक व्यापार को रिप्रेजेंट करते हैं सचिन जी, क्या इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि बहुत बड़ा सेगमेंट है देश के अंदर, तो क्या होना चाहिए इस बजट में? देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हम जो बात करें प्री कोविड और पोस्ट कोविड की, तो पोस्ट कोविड के बाद में लगभग हर कंपनी ने अपनी अपनी प्राइसेस 5 से 10% इंक्रीज कर दी है। आज से पहले तक जो है, कोविड से पहले तक सारा का सारा मटेरियल चाइना से इंपोर्ट हुआ करता था, और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बाद में कि मेक फॉर इंडिया का प्रोजेक्ट हम लोगों को हिंदुस्तान में ही शुरू करना चाहिए, तो उसके बाद से जो है इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रोडक्शन इंडिया में शुरू हो गई है और कुछ लेवल तक प्रोडक्शन से मटेरियल आना शुरू हो गया है। लेकिन अभी भी शॉर्टेज होने के चक्कर में ग्राहकों को तकलीफ हो रही है क्योंकि माल प्रॉपर वे में नहीं मिल पा रहा है। तो मेरी सरकार से यही विनती रहेगी कि एक तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो हाई एंड एलईडीज हैं, जैसे 40 इंची की एलईडीज हो गई या उससे ऊपर हो गई, या एयर कंडीशनर्स हो गए, उसको 28% जीएसटी से 18% जीएसटी पे लाया जाए, क्योंकि वो अब डेली नेसेसिटी की चीजें हो गई है। तो एक तो जीएसटी के अंदर रिवीजन होगा तो कंज्यूमर की रीच में ये सारे प्रोडक्ट्स और इजीली आ पाएंगे। दूसरी चीज, जो मटेरियल की दिक्कतें चल रही है उसको सरकार को देखना चाहिए पर्सनली कि उसको जो मैन्युफैक्चरर्स है वो कैसे स्मूदन कर सकते हैं। ये सारी चीजें हैं। धन्यवाद। आनंद जी, आप ऑप्टिकल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, क्या होना चाहिए सर बजट में? देखिए, जो केंद्र सरकार का जो माननीय प्रधानमंत्री जी का गुड एंड सिंपल टैक्स के रूप में जीएसटी को इंट्रोड्यूस कराया, लेकिन ये सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टैक्स हो गया। चाहे इसकी रिटर्न्स हो चाहे कुछ भी हो, तो माननीय प्रधानमंत्री जी से जीएसटी को उनके वायदे के अनुसार गुड एंड सिंपल टैक्स बनाने की आवश्यकता है, और व्यापारी इस चीज की मांग कर रहा है। देश का व्यापारी इस समय बड़े एक आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है, उसको किसी भी प्रकार की कोई राहत केंद्र सरकार की ओर से नहीं मिली, जबकि व्यापारी के ऊपर चाहे सब तरीके के बोझ होते हैं, बैंक का ब्याज भी देना है और किराया भी पे करना है, सभी चीजों का लोड। तो माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं चाहूंगा कि इस बार छोटे व्यापारियों के लिए राहत का कुछ विशेष पैकेज दे, और जैसे राजस्थान सरकार से कल भी हमारी बात हुई थी, तो एमएनएसटी स्कीम राज्य में आ रही है, उसके लिए राज्य सरकार भी बधाई की पात्र है, और केंद्र सरकार भी इसी प्रकार की कोई स्कीम लेकर के आए, एमएलएसटी स्कीम टाइप, जिससे कि व्यापारी, माननीय प्रवीण जी ने कहा कि व्यापारी सेल्फ डिक्लेरेशन करे। धन्यवाद। लेकिन जीएसटी को लेकर अभी देखने में आया आनंद जी की बजट में घोषणाएं नहीं होती। जब काउंसिल बना दिया गया तो वो काउंसिल के अंदर ही बात होती है। पिछले कई बजट में ये नजर आया है कि जीएसटी पर बजट में अब चर्चा नहीं होती। उनको लगता है कि ये काउंसिल का क्षेत्राधिकार है, तो जीएसटी काउंसिल में बातचीत हो तो शायद बजट में ये इसकी चर्चा ना हो। आप बताइए सर, क्या होना चाहिए इस बार बजट में? देखिए, हम लोग का मानना यह है कि जैसे हर स्टेट का एक यूएसपी होता है, कोई ना कोई बिजनेस इस तरह का होता है जिसकी वजह से उसको जाना जाता है। हमारे राजस्थान के साथ सदैव से मैं मानता हूं कि कुछ एक जो फेवर्ड स्टेट का जो दर्जा है वो नहीं मिलके कुछ ना कुछ नुकसान सदैव राजस्थान को भुगतना पड़ा है। राजस्थान की जो मेजर इंडस्ट्री है वो टूरिज्म है, और दिल्ली एनसीआर का जो क्षेत्र है वहां से जो लगभग 250 से 300 किलोमीटर का क्षेत्र है। हम लोग अलवर से आते हैं और हम लोग ये कहते हैं कि अलवर जो है राजस्थान दिल्ली से 150 किलोमीटर दूर है, जयपुर से 150 किलोमीटर दूर है, आगरा से 150 किलोमीटर दूर है। तो ये जो टूरिज्म ट्रायंगल है, ये ब्रिटिश टाइम का ट्रायंगल एक बना हुआ है जहां पे संभावनाएं हैं, लेकिन जहां संभावनाएं निहित है, सरकार को चाहिए कि कुछ इस तरह के बजट प्रोविजन करे कि 150-200 किलोमीटर का जो क्षेत्र है उसमें प्रोमिनेंटली इस तरह के स्पॉट्स डेवलप करे, और यही मांग है हम लोग की। तो क्योंकि अलवर एनसीआर क्षेत्र में आता है और राजस्थान में काफी औद्योगिक रूप से तेजी से इसका विकास हो रहा है। जेके वैष्णव हैं,
बहुत सारे डीलर्स को आप रिप्रेजेंट करते हैं और जो एमएसएमई से सीधा कनेक्ट है, क्या होना चाहिए इस बार बजट में? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जब भी अरुण जेटली साहब से हमारी मुलाकात हुई थी, वित्त मंत्री साहब जो पुराने थे, एक देश एक टैक्स ये बोल के जीएसटी को लागू किया और आज विभिन्न तरह के सेस लगा के और व्यापारियों का जिस तरह से शोषण किया जा रहा है, छोटे सा मंडी टैक्स की हमने बात करी थी, वो भी नहीं हटाया गया और एक के बाद एक लगातार सेस लगा के इस जीएसटी के साथ में इतने सारे हमारे ऊपर टैक्स लाद रहे हैं। जितने भी व्यापारियों ने, डिस्ट्रीब्यूटर्स ने, C&F ने, सुपर स्टॉकिस्टों ने इस पूरे के पूरे कोरोना काल के अंदर मदद की। आज जिस तरह से जीएसटी के अंदर संशोधन हो रहे हैं और उसके अंदर जीएसटी समाप्त करने की जो बात की जा रही है, मैं समझता हूं कि ये व्यापारियों के साथ इतना बड़ा विश्वासघात है कि सरकार ने उनको अपने साथ लिया। जीएसटी को लागू करने में हमारे पूरी संस्थाओं ने जगह जगह मीटिंगें की, व्यापारियों को जीएसटी के लिए तैयार किया और शायद इसीलिए चूंकि व्यापारी पहले से तैयार थे तो देश के अंदर विरोध भी इतना प्रबल नहीं हो पाया। और आज जब हम लोग उसको आत्मसात करने की कोशिश कर रहे हैं, इंस्पेक्टर आज खत्म होगा, सरकार जिस तरह से अब ये एक तरफा रवैया अपना रही है, व्यापारियों को चोर घोषित कर रही है, इस बजट के अंदर हमारी वित्त मंत्री साहिबा से हमारे को यही निवेदन है कि व्यापारियों को व्यापार करने दें, उन्हें सीए और बाकी इंस्पेक्टरों के साथ में ना उलझाएं और जिस तरह से जो नए नए जीएसटी में प्रावधान किए जा रहे हैं, हम पहले ही उसको नहीं समझ पा रहे थे। हमारे छोटे छोटे टाउनों में डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जब हम पहले ही उसको समझने की तैयारी करते हैं तब तक एक नया चेंज उसके अंदर आ जाता है। तो हम उस चीज से बहुत परेशान है और वित्त मंत्री से ये गुजारिश करेंगे कि टैक्सों को कम करें और इसका सरलीकरण आसान करें। वैष्णव जी का हम पीड़ा समझ सकते हैं, क्योंकि जीएसटी के पीछे ये मकसद था कि जो कर प्रावधान है, जो सिस्टम है टैक्सेशन का, उसको आसान किया जाए, लेकिन व्यापारी अभी भी उलझे हुए हैं इतने साल के बाद। हमारे साथ अब सराफा ट्रेडर्स कमेटी के महामंत्री हैं माता दीन जी। माता दीन जी, क्या कहेंगे, क्या होना चाहिए इसमें, खासतौर से जो जैम ज्वेलरी है, सारी ट्रेड को आप रिप्रेजेंट करते हैं? देखिए, कई वर्षों से हमारी इंडस्ट्रीज की सरकार से मांग है कि जिस प्रकार सोना आयात होता है उसके ऊपर जो कस्टम ड्यूटी है वो बढ़ाते हुए गत बजट के अंदर इन्होंने 2.5% बढ़ा के 12.5% कर दी है चांदी एवं सोने के ऊपर। उससे देश के अंदर एक इलीगल प्रकार से सोने का स्मगल जो होता है उससे व्यापारी बहुत प्रभावित हैं और बहुत से ऐसे व्यापारी जो छोटे हैं वो उस प्रक्रिया को समझ ही नहीं पाते हैं कि क्या इलीगल है क्या इलीगल नहीं है। तो उससे जब चोट पे जाके पड़ती है तो व्यापारी बहुत पीड़ा का अनुभव महसूस करता है। ये तो विषय हमारा है कि सरकार इस कस्टम ड्यूटी में निश्चित रूप से कोई न कोई एक ऐसा लाभ व्यापारियों को देवे जिससे ये व्यापार जो कोरोना काल की चपेट में आके बहुत नीचे धरातल पे आ चुका है वापस अपनी लेवल पे आवे और अपने स्वर्णिम युग को वापस प्राप्त करे हमारा ये बिजनेस। हम सरकार जैसी मांग करते हैं कि कस्टम ड्यूटी तो कम से कम की ही जाए। साथ ही जिस प्रकार से जीएसटी में पूर्व वक्ता प्रवीण जी ने भी कहा है और भी वक्ताओं ने कहा है कि जीएसटी में बहुत सारे बदलाव कर दिए गए हैं। प्रधानमंत्री जी का एक स्लोगन था ईज ऑफ डूइंग, बिजनेस का सरलीकरण। वो सरलीकरण नहीं होने से बिजनेस पेचीदा और हो गया है। जीएसटी में नए नए कानून डालने से व्यापारियों तक वो कानून की समझ नहीं होने से वो बड़ी जटिलताएं इस व्यापार को प्राप्त होती हैं। तो हम ये चाहते हैं और कि जीएसटी के जो बदलाव हुए हैं उनका सरलीकरण किया जाए जिससे व्यापार हमारा सरल हो। बहुत सारी बातें आ चुकी हैं, उनको दोहराने से कोई फायदा नहीं है। धन्यवाद। ये बात सही है कि जब से जो आयात शुल्क बढ़ा है और उसके बाद सोने की तस्करी बढ़ी है, क्योंकि बहुत सारे लोग आयात शुल्क है 10% से ज्यादा है, उसे बचाने की कोशिश में इसकी तस्करी। चलिए बीके, बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने साझा की। और कल बजट आने वाला है तो ऐसे में जो उम्मीदें उद्यमियों की हैं, व्यापारियों की हैं, वो उम्मीदें भी यहाँ पर साफ तौर पर उनकी ओर से बताई गई हैं।